बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो सिंक्रोनस मोटर्स में से है और यहाँ हम एंड चैप्टर क्वेश्चन 6.1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये बेसिक डायग्राम से थोड़ा सा आइडिया ले लें कि यहाँ पे जो स्टेटर वाइंडिंग है ये है स्टेटर वाइंडिंग और ये हमारा रोटर है। तो रोटर के साथ रोटर शाफ्ट के साथ हम लोड को कनेक्ट करते हैं और जो रोटर वाइंडिंग है रोटर है वो एक्चुअली उसमें हम फील्ड वाइंडिंग है इसके साथ। तो फील्ड हम रोटर में प्रोवाइड करते हैं। आमतौर पर दूसरे मोटर्स में स्टेटर में फील्ड प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे रोटर में हम फील्ड प्रोवाइड करते हैं और जो स्टेटर वाइंडिंग्स है उसमें 3 फेज वाइंडिंग हम देते हैं। अब इस 3 फेज सप्लाई की वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है इसके अंदर, और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये रोटर रोटेट करता है। तो ये मुख्तसर इसके जो है वो डिस्क्रिप्शन है। अब आइए हम सवाल को देखते हैं। A 480 volt 60 Hz 4-pole synchronous motor draws 50 ampere from the line at unity power factor and full load. Assume that the motor is lossless. Answer the following questions. तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको हम बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, What is the output torque of the motor? Express answer both in Newton meters and in pound feet. तो सबसे पहले तो टॉर्क इक्वेशन हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान में रहे, assume that the motor is lossless। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जो पावर इन है वही पावर आउट। So since the motor is assumed lossless, therefore P in is equal to P out। अब पावर फॉर्मूला ये है हमारे पास, हमें ये पता है कि 3 फेज में जो पावर है वो √3 VT IL cos थीटा। तो VT होता है टर्मिनल वोल्टेज जो यहाँ पर 480 वोल्ट दिया हुआ है, और IL यहाँ पे 50 एम्पेयर दिया हुआ है लाइन करंट, और बाकी cos थीटा जो है अभी इस केस में तो इसने यूनिटी पावर फैक्टर कहा है। हम आगे चल के देखते हैं कि इसको कैसे इसको निकालेंगे हम। ओके, तो अब ये देखिए हमने वैल्यूज पुट कर दी, 480, ये 50, और cos थीटा जो है वो 1 या यूनिटी जो यहाँ पे कह रहा है यूनिटी पावर फैक्टर, तो ये हमने पुट कर दिया। तो इनपुट पावर हमने निकाल लिया 41.6 किलोवाट। अब चूंकि ये लॉसलेस है तो इसलिए आउटपुट पावर भी उतना ही हो गया, यानी 41.6 किलोवाट। क्वेश्चन में हमें टॉर्क मालूम करना है, एक्सप्रेस दिया आउटपुट टॉर्क मालूम करना है। तो अब टॉर्क फार्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है कि टॉर्क लोड जो है वो पी आउट डिवाइडेड बाई ओमेगा एम। ओमेगा एम है एंगुलर स्पीड, पी आउट हमें पता है, ओमेगा एम अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम निकाल सकते हैं स्पीड से। तो शाफ्ट स्पीड ये फॉर्मूला है 120 फ्रीक्वेंसी ओवर पोल। हमारे क्वेश्चन में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और 4 पोल दिया हुआ है, तो ये एन एम या स्पीड जो है शाफ्ट स्पीड वो 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट आ गया। अब इसको ओमेगा एम में हमने कन्वर्ट करना है, तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा यकीनन कि आप इसको स्पीड रेवोल्यूशन पर मिनट है, इसको हम पर सेकंड कर लेंगे तो डिवाइड कर देंगे 60 से, और इसको हम रेडियंस में ले जाएंगे ओमेगा के लिए, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया ओमेगा। अब हम टॉर्क वाले फॉर्मूले में पी आउट हमने ये हमारा ये है, और ओमेगा ये पूरा जो है उसको हमने लिख लिया। और जब सॉल्व करेंगे तो ये 220.69 न्यूटन मीटर होगा, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 221 न्यूटन मीटर हम लिख सकते हैं। अब इस सवाल में जो सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि जी आप फुट पाउंड में भी इस आंसर को निकाल। तो फुट पाउंड एक्चुअली अमेरिका में अभी भी उसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इसलिए इसको फुट पाउंड में भी निकाल रहा है। तो फुट पाउंड का फॉर्मूला ये है कि अगर, या पावर फॉर्मूला आप देख लें, पावर इन वॉट, टॉर्क इन फुट पाउंड,
और ये n है रेवोल्यूशन पर मिनट। याद रखिए, यहाँ पे हमने इसको पर सेकंड कर लिया था ओमेगा, लेकिन इसमें इंग्लिश यूनिट में हमने पर मिनट ही रखना है और इसको डिवाइड करना है 7.04। तो अब यहाँ से हम टॉर्क निकाल लेंगे। तो इससे अभी टॉर्क ये फार्मूला हो जाएगा कि 7.07 पी आउट और डिवाइडेड बाई एन एम इन आरपीएम। तो अब ये तमाम चीज़ें हमें पता है। 4.16 है, आरपीएम हमारा 18 हमने निकाला था यहाँ से, 18 आरपीएम वो लिख दिया। तो अब जो आंसर आया ये हो गया फुट पाउंड पे, यानी 162.7 फुट पाउंड या पाउंड फुट बराबर अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिख रहे हैं कि 163 पाउंड फुट। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे पे। व्हाट मस्ट बी डन टू चेंज द पावर फैक्टर टू 0.8 लीडिंग? एक्सप्लेन योर आंसर यूजिंग फेजर डायग्राम। तो पहले पावर फैक्टर 1 था, अब इसको हम 8 लीडिंग करना चाहते हैं। इस डायग्राम को ज़रा गौर से आप देखिए, अगर इसको समझ गए तो आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, ये हमारा रेफरेंस होता है जो आउटपुट वोल्टेज, जिसको हम कहते हैं वी फाई, एक फेस के जो वोल्टेज है, और उसके साथ ये अब एंगल है, ये करंट, आर्मेचर करंट इसको कहेंगे, या स्टेटर करंट यहाँ पे है। तो ये करंट लैगिंग है, इसके साथ ये लैगिंग है। उसके बाद सेकंड केस में ये इन फेज है, यानी यहाँ पे पावर फैक्टर 1 हो गया। और थर्ड केस में ये लीडिंग है, तो ये लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। अब इनके साथ रिलेटेड जो है वो है ई ए, यानी इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेटर के लिए, और बैक ईएमएफ मोटर के केस में। अब उनकी रिलेशन ये इस तरह से है कि यहाँ पे देखें कि जब लैगिंग करंट है तो ई ए यहाँ पे है, लेकिन जब हम ई ए को अगर हम बढ़ा देते हैं, या अगर हम करंट को जब हम पर फेस कर लेंगे, तो ई ए हमारा बढ़ जाएगा। अब ई ए को हम इस ये कांस्टेंट है, ये जो लेंथ है या ये हाइट है, दिस इज कांस्टेंट। तो हम ई ए को हम इस लाइन पे हम मूव कर सकते हैं, यानी बड़ा छोटा करने के लिए इस लाइन पे हम मूव करेंगे, आगे नहीं जाएंगे कि ये ई ए यहाँ पे है तो ये ई ए यहाँ पे आ जाए और ये है, नहीं, इस लाइन पे ही हमने उसको मूव करना है। और जो जो हम इसको इस तरफ मूव करते जाएंगे, हमारा करंट जो है वो ऊपर की तरफ चलता जाएगा। अब इस केस में देखें, जब हमने फर्दर मूव किया तो ये करंट और ऊपर चला गया, और अब ये लीडिंग करंट है हो गया। ये लैगिंग करंट है, ये इन फेस करंट है, और ये लीडिंग है। तो अब यहाँ पे सवाल यही है कि हमने क्या करना है कि हमारे ये जो करंट है वो लीडिंग हो, और 0.8 लीडिंग, या इसको जब हम एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो 36 डिग्री के करीब हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसको। टू चेंज द मोटर्स पावर फैक्टर टू 0.8 लीडिंग, that is to make angle between V phi and IA, यानी ये V phi और IA, अब इस केस में हम पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा 37.87 के करीब हो जाएगा अगर पावर ये इस 0.8 से जब निकालेंगे। तो अब इसके लिए क्या करना होगा? अब हमने यहाँ पर देखा कि जो हम ई को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये एंगल ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, तो सो ई ए मस्ट बी इंक्रीज्ड। तो एक तो ये कंफर्म हो गया कि ई ए। अब ई ए कैसे हम इंक्रीज करेंगे? तो ये एक फॉर्मूला आप देखिए कि ई ए बराबर होता है कांस्टेंट के और फाई, और ये जो है रोटेशनल स्पीड ओमेगा, और फाई प्रोपोर्शनल होता है टू द फील्ड करंट आई एफ। तो अब अगर ई को बढ़ाना है, तो अब अगर स्पीड ये कांस्टेंट है तो हमें फाई को बढ़ाना होगा, और फाई कब बढ़ेगा? जब आई एफ बढ़ाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ई ए को बढ़ाने के लिए आई एफ को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही ई ए कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द फील्ड करंट, और देयरफॉर हमारा आंसर होगा कि सो बाय इंक्रीजिंग द फील्ड करंट वी कैन अचीव 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर।
तो ये हो गया जी सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट, what will be the magnitude of the line current if the power factor is adjusted to 0.8। अब हमने इसको 0.8 अगर कर दिया तो लाइन करंट के मैग्नीट्यूड में क्या होगा, तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे, इनपुट वाला फार्मूला। तो यहाँ से लाइन करंट ले लेंगे, ये हमें पता है, ये टर्मिनल वोल्टेज दिया और पावर फैक्टर सिर्फ क्वेश्चन में 1 था, अब उसको हमने 0.8 पे लेकर आ गए तो ये लगा दिया। तो लाइन करंट अब 62.5 एम्पेयर हो गया, जो कि पहले 50 एम्पेयर था। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।